Good morning, dear students. Today we are going to talk about what are the periodic properties, and one of the periodic property, that is atomic radii, we are going to discuss in today's lecture. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि periodic properties होती क्या हैं. ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती हैं, और उनमें कुछ रेगुलर चेंजेस आते हैं जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी होती हैं और लेफ़्ट टू राइट जाने में या टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में उनमें कुछ चेंजेस भी आते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं एटॉमिक रेडियाई हैं, जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर है. ये मतलब इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में. तो एटॉमिक रेडियस में उसने कहा है कि एक जनरल सी डेफिनेशन है पहले कि ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल है. ठीक है, ये वैलेंस शेल है. न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है, या आउटर मोस्ट शेल जिसमें के इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से लेके या न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस की एक जनरल सी डेफिनेशन हमारे पास हो गई. ये वीएस मतलब वैलेंस शेल है. ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो उसने कहा कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उस शेल तक जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं. लेकिन ये इतना सिंपल तो नहीं है जितना सिंपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. तो हमें एटॉमिक रेडियस डिटर्मिन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम सबसे पहले ये आती है कि एटॉमिक रेडियस को डिटर्मिन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे पार्टिकल तो नहीं है. हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली प्रिंसिपल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डुअल करैक्टर शो करता है, और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है. ये डी ब्रोगली में कह दिया. और हेजनबर्ग में कहा गया कि इसकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटर्मिन नहीं किया जा सकता. यानी इलेक्ट्रॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है. ये वेव आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. तो आप फिर एटॉमिक रेडियस को डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं? जैसे ये शार्प बाउंड्री बनाई है मैंने, ऐसे शार्प बाउंड्री तो होती नहीं है. इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, न्यूक्लियस के पास भी होता है, न्यूक्लियस से दूर भी चला जाता है. नो डाउट न्यूक्लियस के पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है. तो कोई ऐसी शार्प बाउंड्री नहीं होती जिसमें हम कह दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. वो बोहर मॉडल में कहा गया था. लेकिन जब मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास डी ब्रोगली प्रिंसिपल भी आ गया, हेजनबर्ग भी आ गया. और डी ब्रोगली रिलेशनशिप में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव भी है. अगर वेव है तो वो आगे पीछे तो हो ही सकती है. तो जब शार्प बाउंड्री नहीं है तो आप इस तरह से एटॉमिक रेडियस को डिटर्मिन नहीं कर सकते. ये पहली प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये हो सकती है कि इस एटम के आसपास और भी कितने सारे एटम्स होते हैं, वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करते हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो चेंज हो सकता है. वंस अगेन एटॉमिक रेडियस को डिटर्मिन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया. ये एक अकेला एटम तो पड़ा नहीं होता, उसके आसपास कितने सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो आप एक अकेले एटम को निकाल के
ये पर्टिकुलर एटम है, इसको आप निकाल के इसका एटॉमिक रेडियस डिटरमिन कर लें, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए हमें एटॉमिक रेडियस को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस जो है वो नहीं डिटरमिन जो है किया जा सकता। एक और भी प्रॉब्लम आती है कि हर एटम जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग में होता है। कोई कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, कोई वॉन डर वाल रेडियस शो बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं, कोई मेटेलिक बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं। तो बॉन्डिंग चेंज होने से इस एटम के ऊपर जिसका रेडियस आप डिटरमिन करना चाहते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो मतलब एक अकेले एटम को बीच में से निकाल के उसका आप कहें कि हम ऐसे एटॉमिक रेडियस निकाल लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल, क्योंकि एटम का साइज़ जो है माइक्रोस्कोपिक है, तो इसको डिटरमिन करना हमारे लिए वैसे भी डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपको पता चल गई। ये अगले पेज पे लिखी हुई हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन मैंने आपको बता दी यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि सिंगल एटम को आइसोलेट करना और उसका एटॉमिक रेडियस डिटरमिन करना डिफ़िकल्ट है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है जब उसके आसपास और भी बहुत सारे एटम्स होते हैं, और सिंगल एटम के एटॉमिक रेडियस को डिटरमिन करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके आसपास जो एटम्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं। कई बार कोवलेंट बॉन्डिंग, कई बार वॉन डर वाल, कई बार मेटालिक बॉन्डिंग, तो डिफरेंट बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं। तो हम एक अकेले एटम के एटॉमिक रेडियस को डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो आगे हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो 3 तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं, कोवलेंट रेडियस होता है, वॉन डर वाल रेडियस होता है, और मेटालिक रेडियस होता है। तो पहले कोवलेंट रेडियस को पढ़ लेते हैं। कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। इसको देख के तो डेफिनेशन नहीं समझ आएगी, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ इसकी, डायग्राम से आपको ये डेफिनेशन बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगी। तो अज्यूम कीजिए कि ये 2 एटम्स हैं, ए और बी, और इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मतलब कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होते हैं, ये एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये ओवरलैप कर जाते हैं, ऐसे ओवरलैप कर गए। तो ये 2 एटम ए और बी यहाँ पे जो दिखाए गए हैं वो ये देखिए एक दूसरे की बाउंड्री को ओवरलैप कर गए हैं। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है उसे बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं और उसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं। जैसे कि पिछले पेज में हमने कहा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ए और बी को बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं और इसके अलावा इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ भी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो इसका जो 1/2 होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियस। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन की दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की दिखाई गई है। तो 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो 74 पिकोमीटर है। तो इसका जो 1/2 होगा वो कितना होगा, 37 पिकोमीटर होगा। तो इसका मतलब जो कोवलेंट रेडियस है वो 37 पिकोमीटर हो गया। क्योंकि कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि कोवलेंट रेडियस जो है 1/2 इंटू बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है उसे बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं। इसका जो 1/2 होता है उसे कोवलेंट रेडियस कहा जाता है। अब ये ए कहाँ से लिया गया है, ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से शुरू होके दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहा गया। ये ए से बी तक का जो डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर है। अगर ये 74 पिकोमीटर है तो कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन है 1/2 इंटू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 74 पिकोमीटर। तो कोवलेंट रेडियस 1/2 इंटू बॉन्ड लेंथ, 1/2 इंटू 74। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो रेडियस है, कोवलेंट रेडियस जो है वो कितना निकल गया,
37 पिकोमीटर। क्लियर है? तो ये हमारे पास था कोवलेंट रेडियस को डिटरमिन करने का मेथड। ठीक है बेटा, नंबर 2 पे जो रेडियस हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वॉन डर वाल रेडियस। इट इज डिफाइंड एज 1/2 of the distance between nuclei of two identical non-bonded isolated atoms। तो ये कुलरीन है, ये कुलरीन है, तो ये कुलरीन का मॉलिक्यूल हो गया। ये भी कुलरीन है, ये भी कुलरीन है, तो ये भी कुलरीन का मॉलिक्यूल हो गया। तो इनके बीच में यहां तक ये जो दो कुलरीन एटम है कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। ऐसे ही ये वाले जो दो कुलरीन एटम है ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। लेकिन ये वाला कुलरीन अपने नेबरिंग कुलरीन के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहा, लेकिन ये वाला कुलरीन अपने जैसे आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम मतलब जो इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इनके न्यूक्लियस दोनों एटम्स के, जो कि ये दोनों कुलरीन एटम के जो न्यूक्लियाई हैं जहां पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो जो डिस्टेंस है वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। तो ये दो नॉन बॉन्डेड एटम्स, यानी दोनों जो आपस में डायरेक्टली ऐसे बॉन्ड नहीं बना रहे जैसे ये दोनों बना रहे हैं, तो ये जो दो नॉन बॉन्डेड एटम हैं ये आइडेंटिकल होने चाहिए। लाइक ये कुलरीन है, ये कुलरीन है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ये कुलरीन है, ये हाइड्रोजन है। इनके बीच में वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस तक जो है वो एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वॉन डर वाल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है आप कह सकते हैं। तो इस वॉन डर वाल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो वैल्यू है 360 पिकोमीटर है कुलरीन के केस में, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो वो वैल्यू डिफरेंट होती डेफिनेटली। तो वॉन डर वाल रेडियस जो है वो क्या होगा, इसका 1/2 होगा। तो अगर वॉन डर वाल डिस्टेंस दो नॉन बॉन्डेड कुलरीन एटम के बीच में 360 है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी ए और बी कर देते हैं। तो ए से बी तक जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है 360 पिकोमीटर है। तो इसका जो 1/2 होगा वो वॉन डर वाल रेडियस होगा। सो वॉन डर वाल रेडियस इज इक्वल टू 180 पिकोमीटर। सो वॉन डर वाल रेडियस को अब डिफाइन करते हैं 1/2 ऑफ डिस्टेंस। ये 1/2 डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल, ये भी कुलरीन है ये भी कुलरीन है, नॉन बॉन्डेड मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं है, न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका जो 1/2 है उसे वॉन डर वाल रेडियस कहते हैं। और वॉन डर वाल रेडियाई कोवलेंट रेडियाई से, और तीसरा जो हमने पढ़ना है मेटेलिक रेडियाई, उससे बहुत ज़्यादा लार्जर होता है। ठीक है, सो वॉन डर वाल रेडियाई आर बिगेस्ट, और जो नोबल गैसेस होती हैं या इनर्ट गैसेस होती हैं उनके कोवलेंट रेडियस मेज़र नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो इस तरह से डाई एटॉमिसिटी नहीं शो करती, यानी कि जैसे H और H कंबाइन करके H2 बन गया। पर आपने कभी सुना है कि हीलियम He2 हो, नियोन Ne2 हो, आर्गन Ar2 हो, क्रिप्टन Kr2 हो, वो डायटोमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि वॉन डर वाल रेडियस का जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल एस्पेक्ट है कि नोबल गैसेस का जब एटॉमिक रेडियस मेज़र करना होगा तो हम कोवलेंट रेडियस को नहीं यूज़ कर सकते। आगे जो नंबर 3 है मेटेलिक रेडियस, उसको भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि नोबल गैसेस मेटल नहीं होती, नॉन मेटल होती हैं। ठीक है, तो वॉन डर वाल रेडियाई जो है वो
नोबल गैसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि वान डर वाल रेडियाई आर used to measure atomic radii of noble gases या इनर्ट गैसेस। अब आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही हुआ है, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो उनका रेडियस मेजर करने के लिए ना तो कोवलेंट रेडियस यूज किया जाता है, ना वान डर वाल रेडियस जो है वो यूज किया जाता है। आई एम श्योर कि ये आपको वान डर वाल रेडियस भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मेटालिक रेडियस के बारे में। मेटालिक रेडियस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये सपोज कीजिए कि एक मेटल है। ये मेटल का अंदर वाला 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे लार्ज साइज न्यूक्लियस हैं। ठीक है, इन लार्ज साइज न्यूक्लियाई को कर्नल्स कहा जाता है। इन लार्ज साइज न्यूक्लियाई को कर्नल्स कहा जाता है या मेटल ऑयंस भी कहा जाता है। नॉर्मली जो न्यूक्लियस होते हैं वो इतने बड़े साइज के नहीं होते, लेकिन मेटल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये फाइंड आउट किया गया कि जो न्यूक्लियस होते हैं या जो न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर वो बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं। तो इसलिए इनको कर्नल्स भी कहा जाता है या मेटल ऑयंस भी कहा जाता है। और इनके आसपास बहुत सारे मोबाइल यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मूव करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। तो ये जो कर्नल्स हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। सो द साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव कर्नल इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन आपको बता दी, लेकिन मेटालिक रेडियस अभी नहीं बताया। तो ये 2 मेटल ऑयंस हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। इसका जो 1/2 कर देंगे आप, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसका जो 1/2 आप कर देंगे वो क्या हो जाएगा? मेटालिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2। लीजिए, ये A है, ये B है। मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसके बीच में होता है? 2 न्यूक्लियाई के बीच में होता है जो एडजेसेंट होते हैं। बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटल ऑयन इन द मेटालिक लैटिस। तो इस पूरे को मेटालिक लैटिस कहा जाता है क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो कटायन और एनोइन या जिसमें मेटल एटम्स जो होते हैं एक रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इस 3 डायमेंशनल पैटर्न को मेटल लैटिस कहा जाता है। तो लेकिन हमें वो सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ना है। तो मेटालिक रेडियस जो है वो 2 मेटल ऑयन या 2 कर्नल्स लेकिन एडजेसेंट होने चाहिए, साथ साथ का जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है उसका जो 1/2 है उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको
क्लियर है? अब हमने कंपैरिजन करना है डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई के बीच में। तो आप देखिए कि वॉन डेर वाल रेडियस तो सबसे बड़ा ही नज़र आ रहा है और कोवलेंट रेडियस जो है सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रही है और इसमें तो सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी दो आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम में, उसका जो 1/2 था उसे वॉन डेर वाल रेडियस कहा गया था। RVW मतलब रेडियस वॉन डेर वाल, RCOV का मतलब रेडियस कोवलेंट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, वॉन डेर वाल रेडियस जो है सबसे बड़ा नज़र आ रहा है और जो कोवलेंट रेडियस है सबसे छोटा है। तो ऑन द अदर हैंड जो मेटेलिक रेडियस है वो सबसे इन बिटवीन आ जाएगा, वॉन डेर वाल रेडियस से छोटा होगा और कोवलेंट रेडियस से बड़ा होगा। और एक चीज़ और कि मेटेलिक रेडियस का एक और नाम है क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस को क्रिस्टल रेडियस भी कहा जाता है। तो 3 तरह के हमारे पास एटॉमिक रेडियाई हैं, वॉन डेर वाल, मेटेलिक, कोवलेंट। इनका रेडियस इस तरह से डिक्रीज करता है, वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, उसके बाद कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एटम A है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एटम B है, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को, दोनों एटम ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया और दोनों इलेक्ट्रॉन एक कॉमन एरिया में आ गए। ठीक है, बाकी इसकी और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है केमिकल बॉन्डिंग में होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज रखी हुई है, एक की स्पिन मैंने एंटी क्लॉकवाइज रखी हुई है। तो आप देखिए कि दो एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं, तो डेफिनेटली जो कोवलेंट रेडियस होगा वो सबसे छोटा होगा। और वॉन डेर वाल रेडियस में तो ओवरलैपिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो सिर्फ दो नॉन आइडेंटिकल, दो नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम बस दूर दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो 1/2 है उसे वॉन डेर वाल रेडियस कहा जाता है। और मेटेलिक रेडियस आप देख सकते हैं उसमें ओवरलैपिंग तो नहीं हुई, लेकिन वो इतनी दूर भी नहीं है जितना कि वॉन डेर वाल रेडियस में एटम एक दूसरे से दूर थे। तो इससे हमें ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि वॉन डेर वाल रेडियस का साइज़ मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस से ज़्यादा होगा और इसका साइज़ जो है कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होगा। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये आपने आज यहाँ तक करना है। आपने ये आज अच्छे से समझा कि किस तरह के रेडियस जो है वो होते हैं और उनके डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया और उनके कंपैरिजन को अंडरस्टैंड किया। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट टुडे। लव यू ऑल। थैंक यू।